हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं स्विस व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पहले के वीडियो में हमने ये बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, उन्हीं में से एक अंग व्यवस्थापिका है और हर लोकतांत्रिक देश में व्यवस्थापिका होती है और उसका मूल काम तो कानून निर्माण है। लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं उनमें व्यवस्थापिका को कई अलग तरह की जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। इसीलिए हम जो व्यवस्थापिका की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में। तो स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका है उसे संघीय व्यवस्थापिका कहते हैं या संघीय संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका तो एक कॉमन नाम है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका के भी अपने कुछ स्पेसिफिक नेम हैं। जैसे हमने बताया, जापान में डाइट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, और नेसेट है ब्राज़ील में, उसमें ये अपना इजराइल में। तो ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन सामान्य अर्थों में जैसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं तो वो व्यवस्थापिका का जो नाम है, व्यवस्थापिका नाम एक कॉमन नाम है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि स्विस व्यवस्थापिका की, पहले हम बात कर रहे हैं एक संरचना को लेकर है। तो जो स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका में भी 2 सदन है, यानी कि ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। जैसे भारत में है, अमेरिका में है, उसी तरह से ब्रिटेन में भी द्विसदनात्मक है। तो जहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वहाँ आमतौर पर ये तो होता है कि भाई वहाँ संघीय संघात्मक व्यवस्था होती है। हालांकि ब्रिटेन है, जापान है, ये ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ एकात्मक व्यवस्था है, लेकिन जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है। तो उसका पे अपनी एक अलग टॉपिक रहेगा कि जो व्यवस्थापिका में जो दूसरा सदन होता है उसका क्या महत्व है, और उसी अनुसार फिर हम समझ पाएंगे कि संघीय व्यवस्थापिका में संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का होना एक सैद्धांतिक ज़रूरत है, लेकिन इसका और भी लाभ हैं, और इसी वजह से है कि वो एकात्मक व्यवस्था वाले देशों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मिल जाती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि जो स्विस व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है। एक प्रतिनिधि सभा है जो लोकप्रिय है, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ये वैसा ही नाम है जैसा अमेरिका में भी जो लोकप्रिय सदन है उसका नाम भी प्रतिनिधि सभा है। तो स्विट्ज़रलैंड में एक प्रतिनिधि सभा है जिसकी सदस्य संख्या 200 है, और ये जो 200 सदस्य हैं ये हर राज्य से समान नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं। हाँ, कम से कम एक सदस्य हर राज्य से आएगा। हर राज्य, यहाँ राज्य को कैंटन कहते हैं। दूसरा, इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। और फिर एक जो दूसरा सदन एक और है जिसे वैसे उच्च सदन कहलाता है, सीनेट। वो कैंटेन का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो सीनेट है उसमें 46 सदस्य हैं। 46 का मतलब 20 तो वहाँ पूर्ण कैंटेन है, पूर्ण राज्य जिसे कह सकते हैं, तो उससे हर से 2 है, तो इस हिसाब से 40 तो वहाँ से हो गए। फिर 6 अर्ध कैंटेन हैं, यानी कि आधी कैंटेन है, तो वहाँ से एक एक है, तो 6 से वो हो गए। तो इस तरह से वहाँ 46 सदस्य होते हैं। कुल मिला के वहाँ जो द्वितीय सदन है वहाँ कैंटेन का जो प्रतिनिधित्व है वो समान है। फिर बात आती है कि जो स्विस संघीय व्यवस्था है, जो स्विस जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड है, उसके काम क्या है। तो हमने आपको बताया था कि कुछ काम तो हर व्यवस्थापिका के कुछ मतलब कॉमन ही होते हैं। जैसे हमने बताया कि दुनिया की हर व्यवस्थापिका का काम है कि कानून निर्माण करना। जैसे भारत की संसद भी कानून का निर्माण करती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी वही करती है, यूएसए की कांग्रेस भी वही करती है।
तो कानून निर्माण, देश के लिए जो भी कानून बनता है वो व्यवस्थापिका के पटल पर बनता है। एक सदन है तो एक बनाएगा, दो सदन है तो दो मिल के बनाएंगे। दूसरा जो काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, वो होता है संविधान में संशोधन करना। अब हो सकता है कि ये दुनिया की हर व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का काम करती है, लेकिन अब ये अलग बात है कि संविधान में संशोधन की पूर्ण आज़ादी उसे ही है या उसके साथ और भी साझेदार हैं, वो अलग अलग होता है। जैसे ब्रिटेन में तो सब कुछ पार्लियामेंट वहाँ की कर लेती है, लेकिन भारत सहित या कुछ देशों में कुछ मामलों में राज्यों की भूमिका होती है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो खास बात है संविधान संशोधन में, वहाँ नागरिकों से भी जो रेटिफिकेशन होता है, हालांकि उसकी अपनी एक प्रोसेस है संविधान संशोधन के मामले में। दरअसल स्विट्ज़रलैंड में अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसके 3 तरीके हैं जो उसके प्रस्ताव को लाने के लिए। करने का काम तो पहला काम तो संसद ही करेगी, लेकिन संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव 3 तरीके से आ सकता है। एक तरीका तो ये है कि संसद के ही किसी सदन से कोई जो सांसद है वो पेश करे संविधान में संशोधन का कोई विधेयक, जो प्रस्ताव है वो, या जो वहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ से कोई आदेश आए कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, उसका प्रस्ताव है वो पार्लियामेंट को दिया जाए, तब भी उस पर काम चलेगा। तीसरा एक है कि 1 लाख जो स्विस मतदाता हैं वो कोई एक ऐसा ड्राफ्ट बना के देते हैं, संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव है, वो संसद को पेश करें कि इस पे आप संशोधन कीजिए संविधान में। तो ये 3 तरीके से वो प्रस्ताव आ सकता है। अल्टीमेटली संशोधन करना होता है वहाँ की पार्लियामेंट को ही। लेकिन 2 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें मामला वापस मतदाताओं की रेटिफिकेशन के लिए जाएगा। वो 2 परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो अगर कोई प्रस्ताव जनता के जरिए संसद में गया है संविधान संशोधन होने के लिए, और वो प्रस्ताव वह पास भी हो जाता है संसद में, तो फिर वापस जनता के रेटिफिकेशन के लिए आएगा, जो अनुमोदन के लिए या समर्थन के लिए आएगा। वो तो एक बाध्यकारी है। अगर जनता ने ही संविधान संशोधन की पहल की है तो फिर वो संसद में संविधान संशोधन पारित होने के बाद वापस जनता के बीच आएगा और जनता फिर उस पर अपनी सहमति देगी, और अगर नहीं देती है तो फिर वो संशोधन नहीं हो पाएगा। एक और भी परिस्थिति है, चाहे वो प्रस्ताव फिर संसद के किसी सदस्य के द्वारा रखा गया हो या सरकार के द्वारा रखा गया हो, अगर वो संविधान संशोधन में दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाता है तो फिर वह प्रस्ताव है वो फिर जनता के बीच जाता है रेटिफिकेशन के लिए। भारत में आमतौर पर यह होता है कि यहाँ जो, हालांकि संविधान संशोधन के मामले में तो हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, लेकिन आमतौर पर साधारण विधेयक में जॉइंट जो सेशन बुलाया जाता है और उसमें फिर निर्णय हो जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और फिर जनता के बीच जाता है। जनता अगर मंजूरी दे देती तो उसे पास करना होता है और जनता उसे खारिज कर देती है तो वो गिर जाता है। तो कई मामलों में अपने आप में वो नायाब है। फिर वहाँ की संसद या व्यवस्थापिका का एक काम है निर्वाचन संबंधी काम। वो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा काम वहाँ की व्यवस्थापिका को ही मिला है, बल्कि भारत में भी जो संसद है वो निर्वाचन का काम करती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका निर्वाचन करती है। तो वह भी निर्वाचन का काम करती है। किनका करती है कि अपने सदन के, तो प्रत्येक सदन अपने सदस्य, सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव करते हैं। उसके अलावा वहाँ की जो संघीय सरकार में 7 सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी संसद के अंदर से ही संसद के जरिए ही किया जाता है। तीसरा, वहाँ जो संघीय न्यायालय के सदस्यों का चुनाव भी जो व्यवस्थापिका के जरिए ही होता है। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में जो प्रोफेशनल लोग आते हैं और सिलेक्शन होता है जुडिशरी में लोगों का, इलेक्शन नहीं होता है। वहाँ उनका भी इलेक्शन होता है, जुडिशरी के लोगों का भी, एग्जीक्यूटिव में बैठे लोगों का भी इलेक्शन होता है, और जो लेजिस्लेशन में जो बैठे हैं
उसमें उनका भी इलेक्शन होता है। तो वहाँ इलेक्शन पर काफ़ी फोकस है। भारत में या दुनिया के बहुत से देशों में जुडिशरी को इलेक्शन से दूर रखा गया है, ताकि वो प्रोफेशनल ढंग से बिना राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति की या अवसरवाद से बच के और इस देश की कानून व्यवस्था और संविधान के अनुसार निर्णय दे। तो ये निर्वाचन संबंधी काम होता है। फिर एक है इसकी कुछ कार्यपालिका शक्तियाँ भी होती हैं व्यवस्थापिका की। हालांकि कार्यपालिका का जो काम है वो मुख्य काम तो कार्यपालिका का ही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं वो व्यवस्थापिका को भी दी गई हैं। जैसे अगर संघ सरकार है, जो संघीय कार्यपालिका है, वो किसी देश के साथ या बहुत से देशों के साथ मिलकर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करता है, तो वो तब तक संधि लागू नहीं हो सकती उस देश की ओर से जब तक कि वहाँ की व्यवस्थापिका उसको अनुमोदन नहीं दे देती। ये कुछ अमेरिकी सीनेट्स की जो जिम्मेदारियां हैं या जो हक हैं उनसे मिलता जुलता है। वहाँ भी सीनेट की मंजूरी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही यहाँ भी होता है। तो ये कार्यपालिका जो काम है उसमें आ जाता है। फिर वित्तीय काम है, ये भी दुनिया की लगभग हर व्यवस्थापिका के पास होता है कि जो बजट का जो प्रस्ताव है, बजट पारित करना है, तो वो सरकारें अपना रखती हैं कि उन्हें कितना खर्चा करना है, फिर उस पर बहस होती है और फिर उसके बाद बजट पारित होता है। जब बजट पारित हो जाता है जितने भी का, तो उतना ही पैसा है वो कार्यपालिका है वो वहाँ के जो राजकोष से हासिल कर सकती है। वो एक तरह से आपको अनुमति मिलती है, सीधे तौर पे सरकार नहीं ले सकती है। तो ये फाइनेंशियल जो पावर हैं उस पे आ जाती है। कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, जैसे समाधान का जो काम करना, ये जो कोई याचिका है उस पर विचार करना होता है, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट करती है। जो कैंटेन है उनसे संबंधित भी कुछ जिम्मेदारियां हैं वो दी गई हैं वहाँ की व्यवस्थापिका को। जैसे कैंटेनों का जो संविधान है उसको मान्यता देना है, और कैंटेन अगर किसी देश के साथ संधि समझौता करते हैं तो उसको भी वहाँ से अनुमोदन मिलता है। तो ये सब मोटे रूप से काम दिए गए हैं। तो गौरतलब यही है कि हर देश की व्यवस्थापिका के कुछ काम विशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे काम हर देश की व्यवस्थापिका के एक ही होते हैं कि कानून का निर्माण करना है, उसमें संशोधन करना है, वित्तीय काम है, बजट वगैरह पे बहस होना, उसको पारित करना है। कुछ निर्वाचन संबंधी काम होते हैं कि भाई अपने पदाधिकारियों का निर्वाचन करना, या फिर जो एग्जीक्यूटिव है उससे संबंधित कुछ पदाधिकारियों का जो चुनाव करना। तो ये कुछ साझी तरह की जिम्मेदारियां हैं जो दुनिया की हर व्यवस्थापिका निभाती है, और वही काम स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका भी करती है। कुछ काम विशिष्ट भी हैं, जैसे हमने आपको यहाँ बताया है कि भाई वो जजेज का इलेक्शन भी करती है, कैंटेनों के संविधान को अनुमोदन भी देती है, वो जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को रेटिफिकेशन भी करती है। तो ये कुछ काम विशिष्ट भी हो जाते हैं। तो आज की इस टॉपिक में इतना ही है। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।